Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching Python classes. Let's hit the concepts. तो क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हमने स्प्रिंग का ही पढ़ाई किया था. इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं लेमीज थ्योरम. लेकिन एक छोटा सा टॉपिक स्प्रिंग का रह गया है जो मैं थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम लेके फिर उसके बाद लेमीज थ्योरम पे आता हूँ. ठीक है. और पिछले दो लेक्चर से हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ चुके हैं. स्प्रिंग मास सिस्टम के नॉर्मल वो क्वेश्चन पुली वाले जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, और फिर एक क्वेश्चन वो किए थे कि स्प्रिंग या स्ट्रिंग को काट दिया गया तो बाकी बॉडीज में क्या चेंजेस आएंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, डायनामिक्स कैसे चेंज करेगा, ये देखा था. इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी देखा था. ठीक है. तो चलो, मैंने कहा था कि ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ये दोनों मिला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में भूल गया था कराना. तो उस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे लेमीज थ्योरम के लिए. ठीक है. चलो आप तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग क्या था? मैंने बताया था कि जैसे एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है विद स्टिफनेस ऑफ के. अगर के स्टिफनेस का कोई स्प्रिंग है, इसे हम अगर बीच से काट दिया मान लो, और दो बराबर भागों में बांट दिया, तो क्या होता था? इसका नया स्टिफनेस क्या हो जाता था? 2k. दोनों का स्टिफनेस 2k हो जाता था. कैसे निकालते थे? k इंटू एल नॉट. दिस मस्ट बी कांस्टेंट. ये चीज कांस्टेंट होती थी, राइट? यहीं से निकालते थे. जैसे कि ये k है, इसका टोटल लेंथ l है, इस नए वाले का लेंथ अगर l/2 है, नए वाले का लेंथ l/2 है, तो ये नया k कैसे निकालते थे? k डैश मान लिया इसे, इंटू l/2 that will be equals to k into l, राइट? तो ये l और l कट गया और k डैश becomes equals to 2k. यहाँ से हम लोग पता करते थे कि नए वाले का k क्या होगा, हाफ जो कट गया. और हमें ये तो पता था कि जैसे ही हाफ हो जाता है, जैसे ही साइज रिड्यूस हो जाता है, स्टिफनेस इंक्रीज करती है, राइट? तो ये चीज याद है ना? चल, अब इसी के आगे तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि स्प्रिंग को कट कर दिया और कट करने के बाद स्प्रिंग को पैरेलल में लगा दिया. समझ लो. देखो, एक क्वेश्चन आया, मान लो क्वेश्चन इस तरीके से कि वी हैव अ स्प्रिंग with a stiffness of k and it has been cut into half. ठीक है. अब कट कर दिया हाफ में and then they were connected in parallel then find out the net stiffness और k equivalent of the system. मतलब क्या कह रहा है कि इसे यहां तक करने के बाद क्या कर दिया, एक स्प्रिंग को जस्ट हाफ काट दिया. अब जो हमारे पास दो नए स्प्रिंग आए हैं, उन्हें क्या कर दिया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है. पैरेलल कनेक्शन कल पढ़ा था ना, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से. ठीक है. ये कोई मास है. अच्छा, ये नया वाला k डैश है, ये नया वाला k डैश है. और हमें पता है कि अगर k विद द लेंथ ऑफ l, इसे अगर दो बराबर भागों में बांटा जाए, मतलब कि ये l/2 हो, ये l/2 हो, तो k डैश कैसे निकालते हैं? अभी जस्ट किया ना, k इंटू एल विल बी इक्वल्स टू k डैश इंटू l/2, बिकॉज k इंटू एल नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. वहां से ये लगा लिया तो k डैश क्या मिलता है हमें? k डैश क्या मिलता है? 2k, राइट? मतलब कि ये k डैश कितना होगा? 2k हो गया. ये k डैश कितना होगा? 2k हो गया. अब पैरेलल कनेक्शन में k इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला था, याद है? पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस का क्या होता था? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r2. ये तो क्या था? ये रेजिस्टर का था. जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि जो पैरेलल में है वो इसके सीरीज में होगा, और इसके जो सीरीज में होता था R1 प्लस R2, वो यहाँ पैरेलल में होगा. मतलब कि k इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होने वाला है? K1 प्लस K2. तो यहाँ पे देखो दो है ना k, एक को 1 मान लो, दूसरे को 2 मान लो, तो ये क्या हो गया? 2k प्लस 2k, दैट मीन्स 4k. So equivalent resistance of this system which is formed after cutting a single spring into two equal halves is 4k. देखो, पहले स्टिफनेस क्या था इस स्प्रिंग का? k था. अब इसे कट करने के बाद 2k हो गया, और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद 4k हो गया. तो मतलब 4 गुना बढ़ गया. इसमें क्या हो गया? 4 गुना बढ़ गया, नीचे बढ़ गया. तो ये क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि एक स्प्रिंग को हाफ में कट किया और उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो फाइनल k क्या होगा? ऑप्शंस में क्या देते हैं वो? k, 2k, 3k, 4k. बना नहीं सकते क्या? ये बहुत ही इजी है. ठीक है. अब ये ट्रिक तुम्हें आइडिया लग जाएगा. अभी चलो 3 का कर लेते हैं.
अभी 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ये हो गया ना। चलो फटाफट उतारो, फटाफट उतारो, स्क्रीन पॉज करो, फटाफट उतारो। चलो हो गया। हाँ अभी देखो ये 2 भागों में बांटा था अपन ने काट के। अब क्या करते हैं, इसे 3 इक्वल पार्ट में कट करते हैं। 3 इक्वल पार्ट में कट करते हैं। 3 इक्वल पार्ट में कट किया तो सबसे पहले मुझे बताओ एक का लेंथ कितना हो जाएगा। 3 इक्वल पार्ट में अगर कट किया तो एक का लेंथ कितना होगा। टोटल लेंथ L था, मतलब कि एक का लेंथ L/3, मतलब हर एक का लेंथ L/3, करेक्ट। अब यही सेम क्वेश्चन है, 3 इक्वल पार्ट में कट किया, फिर अगेन पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो K इक्विवेलेंट क्या होगा यही बताना है, ठीक है। अच्छा इसका नया K डैश होगा। देखो सब सेम लेंथ के है ना, तो सबका इक्वल होगा, इतनी बात तो समझ में आती है। समझ में आती नहीं आती भाई, लेंथ से ही तो प्रोपोर्शनल था ना, 1/L से प्रोपोर्शनल था। अगर सारे के लेंथ इक्वल है, सेम मटेरियल से ही कट होके बना है, सेम स्प्रिंग ही कट होके बना है, तीनों का लेंथ अगर इक्वल है तो तीनों का ही K स्टिफनेस क्या होगा, स्टिफनेस इक्वल होने वाला है। अच्छा इक्वल तो होने वाला है, लेकिन कितना होगा, कितना होगा के लिए आंसर है K डैश विल बी K डैश मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग L/3, दैट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल K मल्टीप्लाइड विथ इनिशियल लेंथ L, करेक्ट। L and L got cancelled and K dash becomes equals to 3K, ठीक है। मतलब कि सारे का ही K dash कितना होने वाला है, 3K के बराबर, 3 टाइम्स ऑफ K इनिशियल, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्टिफनेस के बराबर हो गया, ठीक है। अब तीनों को हम क्या करने वाले हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं। अच्छा पैरेलल कनेक्शन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी मन में याद करो, कल बताया था। पैरेलल कनेक्शन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या थे, ये 3K हो गया, ये 3K हो गया। नोट में लिखाया था ना, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि अनइक्वल फोर्सेस लगते हैं, मतलब फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और डिस्प्लेसमेंट सबका बराबर होता है। इसमें अगर तुम मास को हिलाओगे तो तीनों स्प्रिंग ही इक्वली स्ट्रक्चर्ड होंगे, या अगर कंप्रेस करोगे तो तीनों स्प्रिंग इक्वली कंप्रेस होंगे, मतलब कि जो भी एक्स आने वाला है वो सारे स्प्रिंग में बराबर आता है, याद है ना। और सीरीज में जस्ट उल्टा होता है, फोर्सेस सेम होते हैं और एक्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। चलो अच्छा अब यहाँ पे आ गए ये पैरेलल कनेक्शन अगेन, तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3, और यहाँ पे सारे K कितने हैं, 3K, सो 3K प्लस 3K प्लस 3K, करेक्ट हो ना। अच्छा ये कितना हो गया, 3 3 6 3 9K। अच्छा कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या। अभी जब 2 भागों में बांटा था ना, 2 इक्वल भागों में बांटा था तो अपना आंसर आया था 4K। अभी 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया तो 9K आ रहा है। अच्छा अब मुझे बता दो अपनी बुद्धि लगा के कि अगर 4 इक्वल पार्ट में मैं काटूं और फिर उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 16K, बहुत बढ़िया। अगर 5 इक्वल पार्ट में बांटूं 25K। अच्छा 5 इक्वल पार्ट में बांट के अगर वो ऐसा कह दे कि सीरीज में कनेक्ट कर लो, क्या कह दे कि तुम 5 इक्वल पार्ट में काटो इसे और फिर सीरीज में कनेक्ट कर दो। अब सोचो जैसे जैसे यहाँ पे देखो 3 भागों में काटा, अब इसे अगर फिर से सीरीज में कनेक्ट कर देता तो ये ऐसे हो जाता। अरे भैया ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग में क्या अंतर हो गया, कोई अंतर ही नहीं है। अगर तुमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो काटने का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। इसीलिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि तुम काट किए और उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए फिर से वही स्प्रिंग बन गया। यार कट करने के बाद सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो फिर यही स्प्रिंग बन गया ना दोबारा। अगर स्प्रिंग को कट किया है तो भैया पैरेलल में कनेक्ट करो, नहीं तो फिर कुछ चेंज ही नहीं आने वाला है। और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो स्टिफनेस, मजबूती क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो मजबूती वैसे भी कम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि कट करोगे तो बढ़ेगा और सीरीज में लगाओगे तो फिर कम हो जाएगा। तो वही मतलब हो गया। तो ऐसा सवाल बनाना ही एक तो पहली बात तो बेवकूफी हो गई, और अगर बेवकूफी की तरीके से बना भी दिया और तुमने अगर सोचने में टाइम वेस्ट किया कि क्या होगा नया के, तो वो तुम्हारी डबल बेवकूफी हो जाएगी, है नहीं। तो फिर के ही आ जाएगा आंसर। अगर किसी को स्प्रिंग को काटने के बाद तुम उसे फिर से सीरीज में कनेक्ट करते हो तो स्टिफनेस दोबारा वही आ जाएगी। तो फिर सॉल्व करना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं। अगर हाँ पैरेलल में कनेक्ट करता है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो। देखो 3 है तो सीधे 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़े। चलो ये तो हमारी आज की क्लास नहीं थी,
आज की क्लास क्या है, लेमिस थ्योरम पे। ये कल छूट गया था इसलिए आज बता रहा हूं, ठीक है ठीक है। चलो अच्छा, तुम ये चलो, तो इसके साथ अपना क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम तो खत्म हो गया है ना। तो आज का टॉपिक ये लेमिस थ्योरम, ये चालू करते हैं। लेमिस थ्योरम क्या है ना, बेसिकली दिस इज गिविंग द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री फोर्सेस। ये कब आता है, जब भी तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हो किसी एक सिंगल पॉइंट पे। क्या कहा मैंने, अगर तीन फोर्सेस किसी एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो तब हम लेमिस थ्योरम का यूटिलाइजेशन करके इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब लेमिस थ्योरम क्या कहता है, लेमिस थ्योरम कहता है कि व्हेनेवर थ्री फोर्सेस, ये फिक्स है तीन ही फोर्सेस के लिए, अगर तीन से ज्यादा फोर्सेस हो गए तो लेमिस का कोई मतलब नहीं है। व्हेनेवर थ्री फोर्सेस, और व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस, जब थ्री फोर्सेस बोल रहा हूं तो क्या वो ऐसे ही रैंडम कोई से भी थ्री फोर्सेस होंगे, नहीं, रैंडम थ्री फोर्सेस नहीं। व्हेन थ्री कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर, कौन सी बात कही मैंने, थ्री कॉन्करेंट, पहली बार कॉन्करेंट और दूसरा कोप्लानर। अच्छा, ये बताना किसने किसने वेक्टर वाला चैप्टर देखा था। अगर वेक्टर वाला चैप्टर नहीं देखा होगा तो लगेगा कि पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं सर। देखो, कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है, कॉन्करेंट का मतलब कि अगर सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं, जितने भी वेक्टर्स एक पॉइंट से होकर गुजरेंगे उन सारे वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो फोर्स भी वेक्टर है क्या, हमें पता है ना, फोर्स तो वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन का भी मतलब होता है फोर्स में। तो अगर ऐसे फोर्सेस जो किसी एक फिक्स पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, कॉन्करेंट फोर्सेस कहा जाएगा। और को-प्लानर क्या होता है, को मींस सेम, प्लानर मींस एक प्लेन में, राइट, एक प्लेन में। को-प्लानर मींस कि सारे फोर्सेस, कॉन्करेंट तो पहली बात तो सेम पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। को-प्लानर का क्या मतलब हुआ कि ये एक प्लेन पर हो, एक समतल पे हो, करेक्ट। जब ऐसी कंडीशन हो रही है फोर्सेस के साथ कि ये सारे फोर्सेस किसी एक पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं और सभी एक प्लेन पर मौजूद हैं, अब इसके बाद लेमिस थ्योरम क्या कहता है, ये तो प्री कंडीशन थी। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तब लेमिस भैया कुछ बताएंगे। अब क्या बताएंगे, तब लेमिस कहते हैं कि इन दिस कंडीशन फॉर फोर्सेस विच आर, फॉर थ्री फोर्सेस दैट आर कॉन्करेंट एंड कोप्लानर, any of the force, मान लिया F1, any of the force will be proportional to the sine of means SINE वाला sine, trigonometry वाला, the sine of angle between other two forces। angle देखो F1 के बारे में लिख रहा हूं, तो F1 will be proportional to sine of angle between other two forces, F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा। समझ में आती बात। उसी तरीके से फिर से सोचो F2 के बारे में अगर मैं सोचूं, so the force which are concurrent and coplanar, for three forces when they are concurrent and coplanar, any of the force will be proportional to sine of angle between other two forces। angle between other two forces यहाँ पे क्या है, बीटा। समझ में आती है। उसी तरह क्या F3 को लिख सकते हो, force will be proportional to sine of angle of other two forces, that is sine gamma। समझ में आ गई बात। तो ये लेमिस साहब ने कहा था। अच्छा, अब ये तो कह दिया, अब यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, अब हम लोग एक इससे कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जिससे हमें फायदा मिले। इससे तो डायरेक्ट हमें फायदा नहीं मिल रहा है क्या, अरे इन तीनों के बीच में रिलेशन बना लेना, ये तो अपना अपना खेल रहे हैं ना इन लोग। अब हम क्या कर लेते हैं, F1 इज इक्वल टू साइन अल्फा है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, F1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद साइन अल्फा, ऐसे लिख सकता हूं ना। देखो इसे कैसे लिख सकता हूं, पहले वाले इक्वेशन को ऐसे कर लो कि F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया, नहीं हो गया, ये लिख सकते हैं सेकंड वाले में। अब देखो कांस्टेंट तो ही है, तो हमने क्या कर लिया, F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा कर लिया, ये भी तो कांस्टेंट के बराबर होगा, है कि नहीं। और उसी तरीके से F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट को हटा ही देते हैं यार, हमें तो बस तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए था, F1 साइन अल्फा। तो ये फाइनली रिलेशन निकल के आता है लेमिस का कि F1 बाई साइन अल्फा विल बी इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा।
अच्छा, अल्फा बीटा और गामा क्या है, इसके अपोजिट वाला, F1 की अपोजिट वाला एंगल, F3 के अपोजिट वाला एंगल गामा, F3 के अपोजिट वाला एंगल गामा। समझ में आ रही बात? अब बोलोगे कि यार सर ठीक है, जो भी रिलेशन आया ठीक है, क्यों इसे दिया गया, क्यों इसे पढ़ा जा रहा है, ऐसा सवाल आ सकता है। तो देखो क्या होता है ना, ऐसे तुम बहुत सारे मैकेनिकल अरेंजमेंट पाओगे जहां पे तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे एक प्लेन पे एक्ट करते हैं, ऐसा बहुत जगह होता है। और ऐसा अगर बहुत जगह होता है और उनके बीच में कुछ डायरेक्ट रिलेशन अगर हमें पता है तो उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था जिसके बीच में एक तार इस तरह से लटक रही थी। ये पॉइंट ए और बी के बीच में एक तार थी, लटक रही थी। अब इस तार पे मैंने क्या कर दिया, एक नए तार की मदद से यहाँ पे एक वेट लटका दिया। क्या कर दिया? वेट लटका दिया। अच्छा, ये अभी तो ये टेंस नहीं नजर आ रही, इनिशियली टेंस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वेट में लगा दूंगा तब क्या हो जाएगा, वेट लगाते ही क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल तन जाएगी, है ना, टेंशन पैदा हो जाएगा। अच्छा, अब ये कंडीशन क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इसको टेंशन लग रहा है, इस ओर अगेन टेंशन लग रहा है, ये भी टेंशन, ये भी टेंशन, और इस डायरेक्शन में क्या है, ये mg फोर्स है ना। तो एक पॉइंट पे क्या तीन फोर्स हमें दिख रहे हैं? अरे जैसे ही एक पॉइंट पे तीन फोर्स दिख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेविस थ्योरम लगा सकते हैं। ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा या क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। ये एक बात हो गई। और देखो, और भी कुछ हो सकता है क्या? चलो, ये एक बॉल मान लिया और ये एक ऐसे बॉल या स्टील का स्फीयर है समझ लो, ठीक है। अब इसके सेंटर से, एकदम सेंटर से क्या किया है, एक इसके सेंटर से वो गुजर रही है, क्या, थ्रेड इस तरीके से कनेक्टेड है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे सोचना कौन कौन से फोर्स जा रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो, ये स्ट्रिंग है तो पक्का इस पे टेंशन फोर्स होगा जो इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है ना, ये टेंशन फोर्स यहां से गुजर रहा है। अच्छा, ये स्फीयर है तो इसका कुछ मास होगा, मास होने की वजह से क्या होगा, वेट होगा, वेट हो गया तो ये क्या हो गया, mg का फोर्स हो गया, करेक्ट। अच्छा, ये यहां से कनेक्ट हो रहे हैं, दो सरफेस कनेक्ट हो रहे हैं, दो सरफेस के कनेक्ट होने पर क्या होता है, कौन सा फोर्स लगता है, ये सरफेस इस बॉडी पे कुछ फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। और ज्योमेट्री से हमें पता होना चाहिए, ज्योमेट्री अगर ढंग से पढ़ी हो तो जब भी देखो, ये तो स्ट्रेट है ना, ये वाला क्या है, एकदम प्लेन सरफेस है ये वाला। अगर ये प्लेन सरफेस है और स्फीयर के बगल से जा रहा है तो ये पक्का टेंजेंट होगा। अरे कोई भी सीधी लाइन यहां से सीधी निकालोगे तो ये टेंजेंट हो जाता है, होता ही नहीं होता है। और क्या तुम्हें ये बात भी पता है कि अगर मैं रेडियस को किसी भी पॉइंट से कनेक्ट करूं और उस पॉइंट पे टेंजेंट डालूं तो ये हमेशा कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं ये, तो ये हो गया 90 डिग्री। जो भी हो गया, ये नॉर्मल, मैंने 90 डिग्री क्यों बताया, क्योंकि देखो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स होगा, ऐसे वाला, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया नॉर्मल फोर्स। अब इस पॉइंट के बारे में सोचो, एक नॉर्मल फोर्स, एक टेंशन फोर्स, एक mg फोर्स, थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट इन अ सिंगल प्लेन, कॉनकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस, तीन फोर्सेस। समझ में आ रही बात? यहां भी तीन फोर्सेस आ गए, लेविस थ्योरम लगा लो। अगर इजी हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो फिर वो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना एक्स वाई, वो वाला कर लो। जो समझ में आ रहा है कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं फंस रहे हो तो लेविस थ्योरम लगा लो। ये तो मतलब क्या है, ये बोनस टाइप का है बस। समझ में आ रही बात? तो ऐसे कई सारे सिस्टम होते हैं जहां पे तीन फोर्सेस साथ में एक्ट करते हैं। जहां भी तीन फोर्सेस साथ में एक्ट कर रहे हैं, अगर मुझे बनाने में परेशानी आ रही है तो मैं क्या कर लूंगा, लेविस थ्योरम अप्लाई कर लूंगा। समझ में आ रही बात? चलो अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं लेविस थ्योरम के और उसे फटाफट बनाते हैं। तुम इसे कॉपी कर लो। बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। देखो क्या है, क्वेश्चन में ये है कि एक स्ट्रिंग है जो दो पॉइंट पे क्या है, फिक्स्ड है, पॉइंटेड है, और उसके बीच में एक मास, एक पेंडुलम काइंड ऑफ मास 20 kg का लटक रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेन, अच्छा, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे तुम्हें बताना है कि ये टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, ये बताना है। तो चलो स्टॉप करो वीडियो और ट्राई करो बनाने का। ज्योमेट्री तो दी हुई है यहाँ पे, है ना, थोड़ी सी कोशिश करो, बनता है तो बने और नहीं तो फिर मैं तो सॉल्व करवा ही हूँ, ठीक है। अच्छा चलो मैं करता हूँ सॉल्यूशन शुरू। चलो ये पॉइंट है हमारा जहां पे फोर्सेस कॉन्करेंट होने वाले हैं, करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं देखूं तो ये मास है ना,
बाकी स्ट्रिंग्स को तो हम क्या करते हैं, मासलेस अज्यूम करते हैं। ये मास है तो इस मास की वजह से एक फोर्स नीचे की तरफ का आएगा इसके वेट के बराबर, और यही फोर्स क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ इस पॉइंट तक, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये फोर्स यहाँ पे इस तरीके से, ये कौन सा फोर्स आ गया, वेट फोर्स आ गया, विच विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 इनटू कर लेते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल्स टू 10 ले लिया, चलो ठीक है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन। इतनी बात पता चल गई। अच्छा, टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे होता है, अवे फ्रॉम पॉइंट होता है ना। अगर इस स्ट्रिंग में मुझे टेंशन लगाना हो, इस पॉइंट पे टेंशन दिखाना है, तो ये हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट होगा, तो ये टेंशन टी आ गया। अच्छा, ये सिंगल स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग ना सिंगल स्ट्रिंग है। अगर ये सिंगल स्ट्रिंग है तो मुझे बताना ये वाला फोर्स कितना होगा, ये भी तो टेंशन टी ही होगा। और अगर मान लो कि तुम्हें नहीं भी पता, अगर तुम्हें नहीं भी पता, तुमने ले लिया T1 और T2, फाइन, चलो ले लो T1 T2। अब 3 फोर्सेस है ना हमारे पास, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखो एक एंगल ये 30 है, ये 30 है, मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया नहीं हो गया, ये टोटल एंगल 60 हो गया ना, ये यहां से यहां तक T1 से T2 तक का एंगल 60 डिग्रीज हो गया। अच्छा, टोटल एक सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 होता है। 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 किया तो कितने आ रहे हैं, 300। मतलब कि ये T1 से T2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो टोटल कितना होने वाला है, 300 होने वाला है, करेक्ट हो ना। अब ये सोचो कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन से इधर की ओर 30 डिग्री है T1 का, राइट। तो ये बचा कुचा एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या, ये वाला एंगल कितना होगा। देखो ये तो 30 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन 180 होता है, 180 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, करेक्ट ना, कोई डाउट। अब ये 150 है, ये 30 है, ये 30 है, रेस्ट ऑफ द एंगल कितना होगा, ये वाला, या फिर से वही वाला लगा लो, ये वर्टिकल लाइन मतलब कि 180 माइनस 30 इज 150, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 150। समझ में आती बात, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, लेविस थ्योरम लगाना है, चलो आ जाओ। तो T1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ समथिंग है ना, इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाई साइन ऑफ समथिंग। अब ये एंगल कितना कितना होना चाहिए, ये तो सोचने की बात थी। अच्छा, W के अपोजिट वाला एंगल, या W को छोड़ के जो बाकी जो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल कितना है, 30 प्लस 30 60। सो W के नीचे हमने क्या लिख दिया, 60 डिग्री, फाइन। अब T2 के लिए अपोजिट एंगल क्या होगा, 150 होगा, तो T2 के नीचे क्या लिख दिया, 150। देखो इसको कलर कोडिंग से लिख देता हूं ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कौन से एंगल के बारे में लिखा हूं। ये क्या है, 150, समझ में आ रही बात। ब्लू वाला T2 के लिए ये ब्लू वाला हो गया। अब T1 के लिए ये ऑरेंज कलर, T1 के लिए अपोजिट एंगल कितना है, 150 है, तो यहाँ पे लिख दिया 150। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब इन दोनों रिलेशन को अगर तुम देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि T1 मस्ट बी इक्वल्स टू T2। आ रही बात समझने की नहीं, साइन 150 कैंसिल आउट हो जाएंगे, T1 इज इक्वल्स टू T2, ये एक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर T निकालना हो, T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T लिख लो, ठीक है। अब अगर कोई सा भी T1 या T2 या T निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, T डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150 दैट विल बी इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60, ये हो गया ना। तो यहां से T की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये W की वैल्यू क्या है, 200 न्यूटन हो गया, डिवाइडेड बाई साइन 150, सॉरी साइन 150 तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये हो गया साइन 60। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू बता दो, साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2, सो डिवाइडेड बाई 2 को इधर ले आए, ठीक है, और मल्टीप्लाइड विद क्या हो जाएगा, साइन 150। अब साइन 150 की वैल्यू क्या होती है सर, साइन 150 की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन तुम्हें याद है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है ना। तो अगर मैं 150 को लिखना चाहूंगा तो 150 को क्या लिखूंगा, एंगल के टर्म में 90 प्लस 60 हो गया। तो देखो साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 अगर लिखना चाहता हूं तो उसे मैं डायरेक्टली cos 60 भी तो लिख सकता हूं, और cos 60 की वैल्यू होती है, कितनों को याद है,
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। समझ में आ गया? चलो तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो टेंशन की वैल्यू आती है 200 डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन। ये टेंशन की वैल्यू आ गई, करेक्ट। तो ये एक प्रोसीजर था। ये कौन सा किस मेथड से किया हमने? लेमिस थ्योरम लगा के किया। अच्छा, क्या इसे और भी किसी तरीके से बनाया जा सकता था? फोर्स का रिजोल्यूशन ले लेते एक्स और वाई डायरेक्शन में, करेक्ट। ये भी तो एक तरीका हो सकता था। देखो उसके लिए कैसे बना सकते हैं, दूसरा मेथड की बता रहा हूं, ठीक है। फोर्स रिजोल्यूशन से कैसे बनाऊंगा? ये टी और ये डब्ल्यू, है ना। देखो पहले तो हम ये पता कर लेते कि ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल है तो मतलब कि ये टेंशन और ये टेंशन इक्वल होने वाले। इतनी बार जैसे ही पता चल गई ये एंगल 30 है, ये डब्ल्यू कितना है, ये 200 न्यूटन है। तो अब देखो टी का कॉस कंपोनेंट, इस टी का कॉस कंपोनेंट दोनों क्या है? वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे। मतलब कि हमने लिख दिया टी कॉस 30 प्लस इसका टी का कॉस 30, टी कॉस 30 विल बी इक्वल टू 200 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? अरे भैया ये ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, तो ये ऊपर वाले फोर्स विल बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, करेक्ट ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये क्या हो गया 2t cos 30 दैट विल बी इक्वल टू 200, करेक्ट ना। अच्छा ये 2 है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? t, ये 2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 200 और यहां से भी वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, मुझे अभी अचानक से एक बात याद आई कि मैं जब लेमिस थ्योरम तुम्हें बता रहा था तो मैंने तुम्हें कौन कौन से पॉइंट बताए थे? कॉन्करेंट फोर्स और क्या बताया था? कॉन्करेंट और एक प्लेन में होने वाले कोप्लैनर फोर्सेस। अच्छा, और 3 फोर्सेस होने चाहिए, राइट। 3 फोर्सेस जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो और एक प्लेन पे एक्ट कर रहे हो, ये बताया था। अच्छा, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें ऐड करना है, जो मैं भूल गया हूं बताना। ये फोर्सेस ऐसी जगह पर लग रहे हैं कि सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे ऐड कर लेना कि सिस्टम होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? सिस्टम की इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब हुआ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट और ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट इज 0, दैट मींस एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट होने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था? कोप्लैनर होने चाहिए, है ना। कोप्लैनर, कॉन्करेंट, इक्विलिब्रियम, ये 3 पॉइंट होने चाहिए। प्लस कितने फोर्सेस हो? 3 नंबर ऑफ फोर्सेस। समझ में आ गई बात? ये बात एकदम मतलब डब्बे के अंदर एकदम 5 स्टार मार्क के साथ लिख लो, ठीक है। और ये पॉइंट जो ध्यान में नहीं था, ये एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लो, ठीक है। अब अगर ये पूरा मूविंग होता सिस्टम तो ये फिर फोर्स नहीं काम करता, क्योंकि फिर तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाता ना। और एक्सेलरेशन आ गया मतलब क्या है? सिस्टम क्या नहीं है? इक्विलिब्रियम में नहीं। तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होना बहुत जरूरी है, तभी ये लेमिस थ्योरम वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? चलो अगला क्वेश्चन ले, चलो आ जाओ। चलो स्क्रीन पे और 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेंशन लग रहा है 30 न्यूटन वो दिया हुआ है, हमें वेट फाइंड आउट करना है, और जो बचा हुआ स्ट्रिंग है ना उसमें कितना टेंशन होगा वो फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर 3 में जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक वी शेप का सरफेस है और सरफेस के बीच में एक स्फीयर है 50 kg का। तो पूछ रहा है कि स्फीयर के सरफेस पे जो वी शेप का सरफेस है वो कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वो निकालना। देखो नॉर्मल 2 जगह आने वाला है वहां पे, तो दोनों नॉर्मल फोर्स निकालने हैं, ठीक है। यहां पे हमें वेट और टेंशन निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो वीडियो स्टॉप करो और ट्राई करो बनाने का, और मैं इधर ट्राई करता हूं, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। अच्छा, इसी पॉइंट पे फिर से सोचते हैं। देखो एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में है जो कि दिया हुआ है, फाइन। अब एक फोर्स जाने वाला है, क्या? वेट का फोर्स। वेट क्या फोर्स है कि मास फोर्स है? मास फोर्स है या वेट फोर्स है? वेट फोर्स है, हमेशा याद रखने का। मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब जाके फोर्स बनता है ना। तो mg क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वेट फोर्स है, फाइन। ये फोर्स लिख रहा हूं तो ये भी फोर्स होना चाहिए। अगर इधर केजी में लिखता तो ये भी केजी में लिखता, समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पे टेंशन लगेगा। इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन दिखाना है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा कि टुवर्ड्स द पॉइंट होगा?
अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, हमेशा टेंशन क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात छूट गई है, अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो कहा होगा कि सर पूरा डाटा तो देते हो नहीं और सवाल करते थे। ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्रीज है, वहां एंगल सारे दे दिए ना, हाँ वहां तो सारा चीज दे दिया है, ये 45 डिग्रीज है, ठीक है। हाँ अगर ये 45 डिग्रीज है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी तो 45 ही होगा, 45 प्लस 45 90 है ना। चलो आ जाओ, अब देखो ये फोर्स कैसा बन गया है, ये T है 45 डिग्री पे निकल रहा है, ये टोटल हॉरिजॉन्टली है, ये टोटल वर्टिकली है। अच्छा ये 45 है, ये वाला एंगल कितना है 90 है, ये वाला एंगल कितना है, ये कितना है, ये 90 डिग्रीज है ना, ये कितना है, ये भी 90 है, ये 90 ये 90 ये 45। अच्छा तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 45 ये होगा 135 डिग्री, करेक्ट। उसी तरीके से ये वाला एंगल भी कितना होगा 135 डिग्री होगा, है ना, ये 90 है, ये 135, ये 135। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग अगर ये वाला लेमिस थ्योरम लगाएं तो कैसे लिखेंगे, देखो T डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, जल्दी से एंगल बताते जाओ, T डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 दैट विल बी इक्वल्स टू, फिर बताना ये 30 न्यूटन डिवाइडेड बाई अपोजिट एंगल इज साइन ऑफ 135 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अगेन 135 साइन ऑफ 135। अच्छा अब देखो यहां से देखो जल्दी फटाफट 135 मतलब कि W इज इक्वल टू 30 होना चाहिए। इन दोनों रिलेशन को देखो ना यार, इसको भूल जाओ, क्या दिख रहा है साइन 135 साइन 135 कैंसिल कर लो, बचा क्या W इज इक्वल टू 30, पहला आंसर आ गया, W इज इक्वल टू 30 न्यूटन, ठीक है। अब W को डालो, अब क्या चाहिए अपने को, टेंशन चाहिए, साइन 90 कितना होता है 1, मतलब कि टेंशन इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई साइन 135, टेंशन इज इक्वल टू साइन 90 तो 1 है ना, 1 को इधर जाके मल्टीप्लाई करो 1 30 हो गया, तो 30 डिवाइडेड बाई साइन 135, इसका मेरे को आता है क्या आंसर। अच्छा लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये तो मुझे पता है ना, तो साइन 90 प्लस 135 को 90 प्लस समथिंग में तोड़ोगे तो ये थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो साइन 90 प्लस 45 इज इक्वल टू कॉस 45, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा करोगे तो ये कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 आ रही है, दैट मींस कॉस 45। अच्छा कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, दैट मींस यहाँ 1/√2 करोगे तो √2 ऊपर आ गया, दैट मींस 30√2 न्यूटन। समझ में आ रही बात, एक लाइन में आ रहा है आंसर। अच्छा अब ये मत कहना 3 लाइन, एक ही लाइन है, इससे तो आगे ना सारे आंसर, बाकी तो सॉल्यूशन था। समझ में आ रही बात, हो गया ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा कितने लोगों ने आंसर सही निकाला था, कैसे निकालोगे, मैंने तो थीटा दिया ही नहीं था, तो जितने लोग निकाल चुके थे वो थीटा के टर्म में निकाले होंगे, अगर तुमने निकाला भी होगा तो यहाँ पे थीटा के टर्म में तुम्हारा आंसर होगा, है ना। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे फोर्स का डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने फोर्स का डायग्राम बना लिया वो ये क्वेश्चन कर जाएगा। अच्छा इस पॉइंट पे देखो ये सर्कल है ना, सर्कल नहीं है क्या, ये स्फीयर है। अगर ये स्फीयर है और इसका मुझे वेट फोर्स बताना है तो वो उसके सेंटर से पास होना चाहिए, और कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ क्या अर्थ है ना। अरे भाई वेट फोर्स क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है ना, ये अर्थ है तो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। अब हम इसे डाउनवर्ड क्यों दिखाते हैं, हम मान लेते हैं कि नीचे अर्थ है कि नहीं, इसलिए हम इसे डाउनवर्ड दिखा देते हैं। तो चलो ये तो बात हो गई, ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, वेट फोर्स आ जाएगा, फाइन। अच्छा और अभी हमने ज्योमेट्री के बारे में बात की थी, कि अगर ये सर्कल है, सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन पास करो टच करता हुआ तो ये टेंजेंट हो गया। अगर ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो वो सीधे रेडियस से होता हुआ पास करता है, ये बात तो अपने को पता है ना। ये एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्रीज हो गया। अगर ये 90 डिग्रीज है तो ये वाला कितना हो गया, ये भी 90 डिग्रीज हो गया, फाइन। ये 90 है, ये 30 डिग्रीज है, देखो हाफ ऑफ द एंगल कितना है 30 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये बीच वाला एंगल कितना होगा जल्दी बताओ, ये बीच वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 30, तो ये बचा हुआ 60, समेशन तो 180 होना चाहिए, बहुत सही। अच्छा अब इधर आ जाओ, अच्छा ये बताओ ये क्या डायग्राम एकदम सिमेट्रिक नहीं लग रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट, इधर और इधर
बिल्कुल सिमेट्रिक है। अगर तुम ना भी बनाओ इधर का ना तो भी यही आने वाला आंसर, बिल्कुल सेम आएगा। तो तुम यहाँ पे बना भी ले जाओ, यहाँ पे बना लो इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 90 है तो अंदर वाले को भी 90 दिखा देते, ये 90, ये अंदर वाला कितना होगा 30 होगा, ये 30 है, टोटल 60 है तो बचा कितना, ये 30 हो गया, 30 90 तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 आ गया, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री आ गया, फाइन। अच्छा ये तो हमने एंगल निकाल लिया, सर फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है, अरे भाई फोर्स तुम्हें दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, अरे ये ऑरेंज वाले की लाइन पे ही आगे एक्सटेंड कर दो। नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर, वही तो फोर्स होता है ना नॉर्मल का। नॉर्मल हमेशा, अगर मैंने इस तरीके से कोई बॉडी रख दी और इस सरफेस पे अगर मैं बोलूंगा कि इस स्फीयर पे सरफेस नॉर्मल कैसा लगा रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, वही नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, है ना। अगर ऐसा है, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो सरफेस के परपेंडिकुलर खींच दो, ये नॉर्मल का डायरेक्शन होगा, है ना। अगर ऐसा है, यहाँ पे कुछ है, टच हो रहा है, तो ये वाला सरफेस इस तरीके से नॉर्मल डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे कैसा होगा, यही वाला डायरेक्शन तो एक्चुअली फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है, और सरफेस से टुवर्ड्स दी बॉडी होगा, टुवर्ड्स दी बॉडी होगा। मतलब कि अब ये एंगल जो है कि ध्यान से रखना, एक डायग्राम तुम और बना लेना, ठीक है, एक डायग्राम तुम और बना लेना, इससे 60 लिख दिया, इससे 60 लिख दिया, फाइन। अब इस फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं इधर की ओर, देखो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल, इसे सरफेस 1 मान लो, इसे सरफेस 2 मान लो, तो ये नॉर्मल 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, और इस फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं इधर की ओर इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल 2 हो गया, मतलब कि सरफेस 2 इस पे कितना नॉर्मल लगा रहा है, N2 हो गया, फाइन फाइन। अब देखो इस लाइन को, मैं वर्टिकल लाइन को बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया मैंने। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना। तब जाके 3 एंगल जब निकल जाएंगे तो फिर हम क्या कर लेंगे, लेविस थ्योरम अप्लाई करके आंसर ले आएंगे। तो चलो यहाँ तो लेविस थ्योरम अप्लाई करके आंसर ले आए थे ना, इसे फोर्स रिजोल्यूशन से बनाते हैं, क्या करते हैं, फोर्स रिजोल्व करके बनाते हैं। चलो फोर्स रिजोल्व करना है, ये देखो ये तो समझ में आ रहा है, ये 60 है, ये 60 है, और बाकी एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 60 प्लस 60 कितना होता है, 60 प्लस 60 कितना होता है 120 होता है ना। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी, अरे भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, ये कौन सा है, अपोजिट वाले एंगल, ये कितना हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, फाइन। अच्छा ये 120 डिग्री है, देखो ये डायग्राम मैं फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा हॉचपॉच हो रहा है ना वहां पे। तो ये N1 N2 और ये W, ये W है, ये N1 है, ये N2 है, वही डायग्राम बना रहा हूँ। N1 और N2 के बीच में हमें कितना मिल गया, 120 डिग्री मिल गया, और ये बिल्कुल ये एकदम बाइसेक्टर से जा रहा है, ये 60 है कि नहीं, बाइसेक्टर से जा रहा है ना, ये जस्ट हाफ और हाफ है, मतलब कि ये 60 है, तो बचा वाला एंगल इधर का कितना होगा, ये बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये बचा वाला एंगल कितना होगा, ये 60 है, टोटल 180 होता है, 180 माइनस 60 120। अरे भैया ये भी 120 आ गया, ये भी 120 आ गया, तो बचा वाला एंगल कितना होगा 120। समझ में आ रही बात, मतलब तीनों ही फोर्स के बीच में एंगल कितना है 120। अरे जैसे ही मैं ये एंगल्स देखता हूं ना, अब तो मुझे फोर्स रिजॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है, अब तो मैं लेविस थ्योरम लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं। अब भैया लिख लो तुम, W डिवाइडेड बाई अपोजिट एंगल साइन कितना 120, दैट विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई साइन 120, दैट विल बी इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई साइन 120। अब क्या हो गया, ये सारे एंगल्स कट गए, W इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू N2, W की वैल्यू निकाल लो, सारे आंसर मिल गए। W क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस 50 इनटू 10, दैट विल बी 500 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू N2। सारे फोर्सेस इक्वल है। जब भी कभी भी तीन फोर्सेस ऐसे दिखें कि तीनों के बीच में एंगल 120 है, तो हमेशा फोर्सेस इक्वल होते हैं। क्या समझ में आई बात, ये बात समझ में आई नहीं आई, ऐसा ना तुम्हें बहुत सारे सिस्टम में मिल जाएगा जहां पे 120 होता है, और तुम्हें ना ऐसे एंगल कुछ देगा, तो तुम्हें एक्चुअली वो वर्क कराना चाहता है एंगल फाइंड आउट करने में, क्योंकि उसके बाद तो सभी को पता है यार ये तो इक्वल होने वाले हैं। समझ में आ रही बात, अगर एंगल तीनों इक्वल हो गए, लेविस थ्योरम लगाओ फटाफट, साइन 120, अरे भैया सब कट जाएंगे, सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मैं पहले सोच रहा था कि इसे मैं ऐसे करके बना लूं, लेकिन जैसे ही मैंने एंगल देखा, मैंने अपना
ट्रिकी बदल दी, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे तुम्हें भी करना है, देखना है कि मैं लेनिस थ्योरम से क्या इसे जल्दी बना पाऊंगा या फिर मैं फोर्स रिजोल्यूशन से जल्दी बना पाऊंगा। जो इजी पड़े उससे बना लो, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया। और एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तुम नोट डाउन कर लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो सवाल दिख रहा है सामने, देखो क्या है, एक स्फीयर है जो एक स्ट्रिंग के थ्रू लटका हुआ है वर्टिकल वॉल पे, ठीक है, एक वर्टिकल वॉल है साइड पे, तो क्या होगा, स्फीयर जो है वर्टिकल वॉल से कनेक्शन में आ जाएगा, प्लस साथ ही साथ क्योंकि उसका वेट है वो स्ट्रिंग पे कुछ टेंशन प्रोवाइड करेगा, करेक्ट? तो ये हमारे पास तीन फोर्सेस भी प्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो नॉर्मल फोर्स दिख रहा है, वेट का फोर्स दिख रहा है W, और टेंशन फोर्स दिख रहा है T। अब इनके बीच में कुछ चार रिलेशंस दिए हुए ऑप्शंस में, और तुम्हें फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा है, मतलब कि उनमें से तीन जो है कि करेक्ट रिलेशन होंगे और बाकी इनकरेक्ट रिलेशन होंगे, ठीक है, मतलब एक रिलेशन इनकरेक्ट है, वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो ट्राई करो तुम। अच्छा ए बी है तो सी भी लिखना चाहिए, 3 4 कहां से आ गया? चलो देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है, थोड़ा पता करो। अच्छा तो यहाँ सबसे पहले सवाल ये है कि अगर ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ऐसा है तो इसे मुझे इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट करना होगा ना, ये नॉर्मल को तो मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, और ये कैसे कंफर्म करोगे कि ये नॉर्मल इस पॉइंट से ही होता वो गुजरेगा, यहां से नहीं गुजरेगा, यहां से नहीं गुजरेगा, ये कैसे कंफर्म करोगे? कंफर्म करने के लिए सीधी सी बात है यार, ये वर्टिकल से हमने क्या ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और अपने को ये पता है कि ये तो टेंजेंट बन गया ना सर्कल के लिए, टेंजेंट बन गया, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से ही पास करेगा, ये तो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री है कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो तो सेंटर से ही पास करेगा, तो सेंटर से ही पास कर रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं? नॉर्मल फोर्स ऐसे आ गया। अच्छा थोड़ी सी और ज्योमेट्री यूज करते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ते हैं, देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा, है कि नहीं? थीटा ही होगा ना। अच्छा चलो अब थोड़ा सा फोर्स को हम लोग कंपोनेंट्स में तोड़ने वाले हैं। देखो अगर मैं फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 करूं, क्या कर रहा हूं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, तो देखो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस, टी का कौन सा कंपोनेंट ऊपर की ओर जाने वाला है, ये वाला फोर्स, ये वाला, ये टी का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा टी ऑफ, ये थीटा है तो बेस हो गया कॉस थीटा, समझ में आ रही बात? अगर ये टी कॉस थीटा है तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, टी साइन थीटा होगा। कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई परेशानी? अगर फोर्स रिजोल्यूशन में अभी भी परेशानी हो रही है तो वेक्टर चैप्टर में जाओ और फोर्स रिजोल्यूशन पढ़ो, वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ो, क्योंकि पूरे फिजिक्स में, पूरे क्लास 11 में हर लेक्चर में तुम्हें वेक्टर रिजोल्यूशन मिलेगा। अगर वही डाउट में है तो एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला, ये जानना। चलो तो हमने वाई डायरेक्शन में लिखा, तो अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस, दैट मींस टी cos थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू वेट W, सही है ना? अच्छा अब y डायरेक्शन का हो गया, अब समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0, ये करते हैं, चलिए तो ये करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, t sin थीटा, दिस लेफ्ट साइड फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू राइट साइड फोर्सेस, तो देखो t sin थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स। आती बात समझ में? आती बात समझ में? नहीं, इतना करने के बाद तुम्हें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आओ तुम देखो जल्दी, इक्वेशन 1 लिख लो, इसे इक्वेशन 2 लिख लो। अब क्या करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करो, जरा करके दिखाओ, बताओ क्या होगा, W डिवाइडेड बाय n, राइट साइड का W डिवाइडेड बाय n, दैट विल बी इक्वल्स टू t cos थीटा डिवाइडेड बाय t sin थीटा, t cos थीटा डिवाइडेड बाय t sin थीटा, है ना? t and t गॉट कैंसिल, cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा होता है, मतलब कि 1 बाय tan थीटा, ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, मतलब कि देखो n को क्या लिखा जाएगा, यहां से n को क्या लिखा जाएगा, W tan थीटा। समझ में आती बात? कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन तो सही है, सही वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है, मतलब कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अच्छा अब फिर से 1 और 2 में जाओ और क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये करते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर मेरे पास थोड़ी इतनी बुद्धि है कि मुझे ये करना है और ये आंसर मिलेगा, मुझे कहां से पता चलेगा ये करना है? तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा है, ऑप्शन में एक tan थीटा अवेलेबल है, क्या कर सकते हो, sin और cos वाले को डिवाइड कर दो, इतनी तो बुद्धि लगा सकते हो ना। अरे भैया tan थीटा ऑप्शन में है, हमें कुछ ना कुछ करके पता करना है कि whether this relation is correct or not।
अगर ये पता करना है साइन थीटा और कॉस थीटा मुझे दो रिलेशन में दिख रहा है तो क्यों ना इसे डिवाइड कर लूं, tan थीटा के टर्म में कुछ आएगा, ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये कर लिया। अच्छा अब देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर है, समेशन है, तो दोनों इक्वेशन को क्यों ना स्क्वायर करके सम करके देखूं कि क्या पता सही आता है नहीं आता। समझ में आ रही बात? अपने मन गणित नहीं कर रहा मैं कि कुछ भी रिलेशन लगाते जाओ। क्यों वाला किया क्या मैंने, स्क्वायर वाला किया क्योंकि ऑप्शन में अवेलेबल है। समझ में आ रही बात? चलो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया, w स्क्वायर हो गया ना। अच्छा राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके देखते हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए ना। ठीक है, w स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है ना, और फिर राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या होगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बात? अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये टी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूं क्या मैं? टी स्क्वायर को जैसे ही कॉमन निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दैट मींस w का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू t का स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात? अच्छा अब इस रिलेशन में देखो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, t का वेक्टर, w का वेक्टर, n का वेक्टर। ठीक है, अगर इसको मैं यहां पे बनाता हूं, देखो ये टेंशन का फोर्स नॉर्मल और ये वेट है ना, टेंशन वेट और नॉर्मल। अच्छा ये सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है? क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है? क्या ये दौड़ रहा है एक्सेलरेशन के साथ? नहीं ना, ये तो रुका हुआ है ना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 नहीं है इसका मतलब कि कुछ फोर्स है, तो ये तो एक्सेलरेट करने लगेगा। फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस पॉइंट पे कुछ भी फोर्स है, नेट फोर्स अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, ये पॉइंट एक्सीलरेट करने लगेगा जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। समझ में आती बात? लेकिन ये पॉइंट एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, ये टोटल सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। दैट मींस एट एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट द फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड और नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब हुआ कि जितने भी फोर्सेस इस पॉइंट पे लग रहे हैं, उनका वेक्टर एडिशन मस्ट बी इक्वल्स टू 0। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर एडिशन मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यही इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। अब पीछे जाओ, इक्विलिब्रियम वाला जो टॉप पॉइंट लिखा है ना, उसमें लिखना कि समेशन ऑफ 3 फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। वेक्टर समेशन ऑफ 3 फोर्सेस मस्ट आल्सो बी इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही बात? इक्विलिब्रियम का पॉइंट लिखा था, 3 पॉइंट लिखा था, इक्विलिब्रियम और क्या था, 2 पॉइंट, 3 फोर्सेस होने चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए, कोप्लेनर होनी चाहिए। इसी में इक्विलिब्रियम के पॉइंट में जाओ और ये इक्वेशन ऐड कर दो। इसकी जगह में तुम्हें क्या लिखना है, F1, F2 एंड F3। वेक्टर समेशन ऑफ F1, F2 एंड F3 विल बी इक्वल्स टू 0 टू फुलफिल इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ गई बात? तो ये 3 इक्वेशन अगर सही है तो कौन सा गलत होगा, यही गलत होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये था। समझ में आ गई बात? चलो तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो आई होप कि मजा आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। और चलो पढ़ते रहो। और इसी के साथ हमारे कौन सा लेक्चर, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। अगर कोई टॉपिक रह गया तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई और एक्स्ट्रा टॉपिक है छोटा मोटा जो सर आप लोगे तो हमें फायदा मिल जाएगा, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट करके बताना, या फिर मेल एड्रेस तो लास्ट में है, बता देना। मैं उसके लिए भी नया सेपरेट लेक्चर लेके आ जाऊंगा। फिलहाल तो मैं नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन चालू करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा, 5वां चैप्टर। ये कौन सा था, 4था चैप्टर था, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे खत्म होता है। तो कितने लेक्चर हो गए टोटल, शायद 11। इसके साथ 11 लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, अब फ्रिक्शन चालू करेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे बढ़िया से। तो बढ़िया से पढ़ते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, है ना। दोस्तों को भी बताओ कि बढ़िया क्लासेस चल रही है, पढ़ो, है ना। चलो ओके, तो ध्यान रखो अपना, घर वालों का भी ध्यान रखो और मस्ती से रहो। बाय बाय, टेक केयर।